हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर हमारा है 6th पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इस चैप्टर को हम यहाँ पे विस्तार से पढ़ेंगे और आपका जो लेटेस्ट सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो की आपको जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, आप वहाँ पर जुड़ जाइए और ये आप इस साल का सिलेबस देख लीजिए। ये सारे चैप्टर आपके आ रहे हैं और ये टॉपिक आपको इस साल पढ़ने हैं। ठीक है, मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्या स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है, आप इस नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं या चैप्टर की थ्योरी होती है, इसके नोट्स हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे फ्री में, eklavyastudypoint.com। सारे नोट्स आपको यहाँ पे फ्री अवेलेबल है, आप जाकर गूगल पे सर्च करके नोट्स को पढ़ सकते हैं। और लेक्चर की पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप नाम से हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, यहाँ पे जाइए और वहाँ पे जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं चैप्टर का और फिर विस्तार से इसको समझेंगे। देखिए, पहले के समय में क्या था कि जो पर्यावरण की समस्या है इसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता था, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि पहले पर्यावरण की कोई इतनी समस्या ही नहीं होती थी, क्योंकि पहले औद्योगिकरण नहीं होता था। ठीक है, इतना प्रदूषण नहीं होता था, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं नहीं होती थी। तो इसलिए जब ये समस्याएं ही नहीं होती थी तो इसको ज़्यादा सीरियस भी नहीं लिया जाता था। लेकिन 1960 के दशक के बाद से अगर हम बात करें पर्यावरण की, तो ये एक महत्वपूर्ण मसला बन चुका है। ठीक है, पूरी दुनिया में पर्यावरण की समस्या जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। इसलिए आज के समय में यानी 1960 के दशक के बाद से लेकर अब तक पर्यावरण को लेकर विभिन्न देश जो हैं वो सीरियस हो चुके हैं। अब पर्यावरण के मुद्दे पर विभिन्न देश जो हैं वो बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। पर्यावरण में विभिन्न समस्याएं, देखिए पर्यावरण में कुछ समस्याएं देखने को मिली जिसके बाद दुनिया भर के देश जो हैं पर्यावरण के मुद्दों को लेकर सीरियस हुए। तो वो कौन सी समस्याएं हैं ये आपको समझनी है। देखिए, सबसे पहली समस्या ये है कि दुनिया भर में जो कृषि योग्य भूमि है ना, उपजाऊ भूमि जो है वो घट रही है। ठीक है, धीरे धीरे कृषि योग्य भूमि जो है वो कम होती जा रही है क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, जो कृषि योग्य भूमि थी उसका उपजाऊपन भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वहाँ पे लोग घर बना रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं, इस तरीके से वो ज़मीन कम होती जा रही है। चरागाह जो थे उसमें चारे जो थे धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहे हैं। जो मत्स्य भंडार है यानी जो मछलियाँ वगैरह होती थी वो भी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, जल का जो प्रदूषण है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, जल की काफ़ी कमी भी होती जा रही है। तो ये कुछ पर्यावरण से रिलेटेड समस्याएं हैं। ठीक है, और भी समस्याएं इसको भी देखते हैं। पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो खाद्य उत्पादन जो है उसमें धीरे धीरे कमी होती जा रही है। विकासशील देशों की अगर बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर जो जनता है उनको पीने के लिए साफ पानी तक उपलब्ध नहीं है। वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, बहुत ज़्यादा वनों को काटा जा रहा है। ठीक है, जैव विविधता जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और आप देखोगे तो जो ग्लोबल वार्मिंग है ये फैल रही है। ठीक है, ओजोन परत जो है उसमें छेद देखा गया है। अब क्या है, देखिए मैं समझाता हूँ आपको ये ओजोन परत वाला सीन। ये जैसे मान लीजिए ये सूरज है। ठीक है, सूरज की रोशनी आती है पृथ्वी पे, हम पृथ्वी पे रहते हैं, हम धरती पे रहते हैं, यहाँ पे धरती है। तो सूरज की जो रोशनी आती है हमारे पास तक, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ओजोन गैस की लेयर होती है ऊपर। वो ओजोन गैस की लेयर जो है ये एक तरह से प्रोटेक्शन करती है, कहीं ना कहीं बचाती है। तो सूरज की जो किरणें होती है, जिसकी जो यूवी रेज होती है, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं जो कि हानिकारक होती हैं, घातक होती है, इसको कहीं ना कहीं छान कर भेजती है। ठीक है, यानी ये जो सूरज की किरणें हैं इससे छन कर आती है, तो इसका जो प्रभाव होता है यूवी रेज का वो धीरे धीरे पृथ्वी पे आके कम हो जाता है। लेकिन क्या देखा गया है कि ये जो ओजोन परत था, ये जो गैस थी इसमें छेद हो गया अंटार्कटिका के ऊपर, ऐसा देखा गया। ठीक है, वैज्ञानिकों ने ऐसा पाया है। तो अब यहाँ पे क्या है, अब सूर्य की जो रोशनी है वो छन कर नहीं बल्कि इस छेद में से डायरेक्ट नीचे आ जाती है। तो ऐसे में जो यूवी रेज जो होती हैं वो कहीं ना कहीं खतरनाक होती है। ठीक है, इससे स्किन डिजीज़ हो सकती है, इससे कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। और इसकी वजह से टेम्परेचर जो है, तापमान जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। और अंटार्कटिका की जो बर्फ़ है उस पर डायरेक्ट ये जो किरणें पड़ रही है, तो इससे क्या होता है, वहाँ पे बर्फ़ जो है वो पिघलती है और बर्फ़ धीरे धीरे पिघल रही है, ग्लेशियर पिघल रहा है। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि आने वाले समय में वो जो पानी है वो एक बाढ़ का कारण भी बन सकता है। ठीक है, तो कई सारी जो समस्याएं हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के से हो रही है, और मेन कारण क्या है इसका, ओजोन परत में छेद होना। तो देखिए, इतनी सारी समस्या जो है वो पर्यावरण की समस्या है। इन सारी समस्याओं के बाद ही दुनिया भर के देश जो है
पर्यावरण को लेके जागरूक हुए हैं, क्योंकि आपको पता है देखिए पर्यावरण की ये जो समस्या है ना, इससे कोई एक देश निपट नहीं सकता, इससे दुनिया के सभी देशों को एक साथ आना पड़ेगा, तभी इस समस्या से निपट पाएंगे। ठीक है, तो यहीं पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि देखिए ये जो पर्यावरण वाला टॉपिक है ना, ये तो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो आखिर हम यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में यानी कि राजनीति विज्ञान में ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं इसको? तो पर्यावरण की समस्या जो है ये एक राजनीतिक मुद्दा है। कैसे? इसीलिए हम इसको राजनीति की बुक में पढ़ रहे हैं। क्यों है ये राजनीतिक मुद्दा, तो समझिए। देखिए पर्यावरण की जो समस्याएं हैं ना, वो विभिन्न देशों की सरकारों के द्वारा ही इसको सुलझाया जा सकता है। अब बेशक से आप इसको पढ़ ज्योग्राफी में लो, लेकिन इसको जो सुलझाने का जब जो भी तरीका अपनाया जाएगा वो कहीं ना कहीं राजनीति के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम राजनीतिक विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। ये राजनीति से जुड़ा हुआ आज के समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। देखिए क्या होता है कि 1972 में एक विद्वानों का ग्रुप है जिसका नाम है क्लब ऑफ रोम। ठीक है, क्लब ऑफ रोम, इसने एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। अब ये जो लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक थी, इसमें क्या दर्शाया गया था कि जो जनसंख्या है ना बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जितनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है वैसे ही हमारे संसाधन जो हैं वो घट रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमें अपनी जनसंख्या जो बढ़ रही है इस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। फिर यूएनईपी जो है इसने पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दों पर कई सम्मेलन भी करवाए हैं। अब यूएनईपी जो है, एक बार ना इस पे फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आया हुआ था आपके सीबीएसई में, किसका फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, अगर हम इसे हिंदी में बोलें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एक सम्मेलन हुआ था जिसको कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन, या इसको रियो सम्मेलन भी कहते हैं, इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है, कई नाम है इसके। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो रियो सम्मेलन जो था ये 1992 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था, ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में हुआ था। ठीक है, तो ये दक्षिण अमेरिका जो है महाद्वीप, इसका ये मैप है, इसमें यहाँ पे ब्राज़ील है। आप अपने गूगल मैप पे भी जाके डिटेल में इसको देख सकते हैं और वहाँ पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये रियो सम्मेलन जो है इसको समझिए, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये 1992 में हुआ था, रियो सम्मेलन के नाम से जानते हैं इसको। ब्राज़ील में हुआ था, ब्राज़ील में किस जगह पे हुआ था? रियो डी जनेरियो में हुआ था। ठीक है, यूएनओ यानी कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे से रिलेटेड एक सम्मेलन था, यूएनओ के द्वारा करवाया हुआ था। और इस सम्मेलन में क्या थे, लगभग 170 के करीब देश इसमें शामिल हुए थे। और इस सम्मेलन में हजारों जो एनजीओ होते हैं, जो स्वयंसेवी संगठन वगैरह होते हैं, ये भी इसमें शामिल हुए थे। इसमें बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी जो कि बहुराष्ट्रीय निगम होती हैं ये भी शामिल हुई थी। और इसे पृथ्वी सम्मेलन या फिर अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है। यहाँ से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बताइए यूएनओ के द्वारा जो ये रियो सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था? तो आपको बताना है 1992 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील में कहाँ पे हुआ था? रियो डी जनेरियो में हुआ था। ठीक है, इसमें कितने देश शामिल हुए थे? तो आपको कहने 170 देश शामिल हुए थे। इसमें कितने एनजीओ थे? तो इसमें हजारों एनजीओ थे, इसमें मल्टीनेशनल कंपनी भी थी। तो इस शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। रियो सम्मेलन जो है इससे 5 साल पहले 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर नामक एक रिपोर्ट छपी थी। ठीक है, इस नाम की एक रिपोर्ट छपी थी। इस रिपोर्ट में क्या चेतावनी दी गई थी ये समझिए। इसमें ये बताया गया था कि आर्थिक विकास के जो आज के हमारे चालू तौर तरीके हैं, यानी आज के समय में जो हम आर्थिक विकास के तरीके अपना रहे हैं ना, आगे चल के ये टिकाऊ साबित नहीं होंगे। ठीक है, विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रबल हो रही थी। दक्षिणी हिस्से में बहुत ज़्यादा डिमांड थी औद्योगिक विकास की, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक समस्या बन सकती थी। ठीक है, इस कारण विश्व के कई भागों में खनिज उद्योग जो है इसकी आलोचना भी हुई है, इसका विरोध भी हुआ है। एग्जाम्पल आपके सामने है फिलीपींस में क्या हुआ, कई समूह और संगठनों ने एक साथ मिलकर एक ऑस्ट्रेलिया की मल्टीनेशनल कंपनी थी जिसका नाम था वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन, इसके खिलाफ अभियान चलाया था। ठीक है, और कुछ आंदोलन जो है वो बड़े बांधों के खिलाफ भी चलाए गए थे। कई सारे बांध बनाए जाते थे, उसके खिलाफ भी कई सारे आंदोलन चले थे। बांध विरोधी आंदोलन जो है वो नदियों को बचाने के आंदोलन के रूप में देखा जाता है इसको। 1980 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और शुरुआती और मध्यवर्ती जो वर्ष हैं इसमें विश्व का जो पहला बांध विरोधी आंदोलन था वो दक्षिणी गोलार्ध में चला था। देखिए आपके पेपर में ना ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन जो था वो कहाँ पे हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था।
और ये जो वहाँ पे नदी, एक फ्रैंकलिन नदी, इस नदी पे हुआ था, ठीक है। इस नदी में बांध बनाने के खिलाफ आंदोलन किया गया था। और क्योंकि इसकी वजह से जब बांध बनाए जाते हैं ना, तो आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वो डूब सकते हैं, वहाँ का जो जैव विविधता होती है वो नुकसान में आ जाती है, वहाँ के वन जो है वो नष्ट हो जाते हैं, वहाँ के लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, कई तरह की समस्या हो जाती है। तो इसीलिए बांध के विरोध में भी कई सारे आंदोलन जो है वो चले हैं। भारत में भी आंदोलन चला है, तो आपको पता होगा भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन इसी पे था। तो दक्षिणी गोलार्ध के देशों में तुर्की से लेकर थाईलैंड तक, दक्षिण अफ्रीका तक, इंडोनेशिया से लेकर चीन तक बांध बनाने की होड़ लगी हुई है। भारत में भी बांध विरोधी आंदोलन चला था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं संसाधनों की भू राजनीति। देखिए, इस संसार में जो विभिन्न देश हैं इनके पास अलग अलग प्रकार के संसाधन हैं, ठीक है। और इन्हीं संसाधनों को लेकर कहीं ना कहीं अतीत में झगड़े होते आ रहे हैं। जैसे कि देखिए, कोई देश ऐसा हो सकता है जिसके पास अच्छे खनिज संसाधन हो, तो हो सकता है कोई देश ऐसा हो जिसके पास तेल संसाधन हो, पेट्रोलियम हो। कुछ देश ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे इमारती लकड़ियाँ मिले, कुछ देशों के पास नदी हो सकती है, पहाड़ हो सकते हैं, चट्टान हो सकते हैं, ठीक है। तो दुनिया के विभिन्न देशों के पास कुदरत ने, नेचर ने उसे कुछ ना कुछ संसाधन जरूर दिए, और यही संसाधन जो है कहीं ना कहीं राजनीति का, विवाद का, या फिर लड़ाई का, झगड़े का भी एक कारण बन सकता है। कुछ देशों के पास पेड़ हो जाएंगे, वनस्पति हो जाएंगे, जानवर, पानी इत्यादि है। यूरोपीय ताकत जो है, इनका विश्व प्रसार का मकसद जो था वो संसाधन जुटाना ही था। देखिए, जो ये यूरोप के जो देश थे, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, पुर्तगाल हो गया, ठीक है, स्पेन हो गया, इन देशों ने दुनिया भर के देश, चाहे एशिया के देश हो, चाहे अफ्रीका के देश हो, इनको अपना गुलाम बनाया था। भारत भी ब्रिटेन का गुलाम रहा है 200 वर्षों तक लगभग। तो क्यों रहा है? रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि भारत एक ऐसा देश है जिसके पास संसाधन है, ठीक है। ऐसे ही अफ्रीका में, एशिया में बहुत सारे देश हैं जिसके पास अच्छे संसाधन है। तो ये जो यूरोपीय देश थे ना, ये इन देशों में कहीं ना कहीं कब्जा करके अपना उपनिवेश बना के इनके संसाधनों को हथियाते थे। तो ये जो संसाधन की जो लड़ाई है ना, ये आज से नहीं है, बहुत पहले से है। तो संसाधन अच्छे भी हैं, लेकिन संसाधन किसी देश के लिए एक समस्या भी बन सकते हैं। उस पे कई, जैसे कि आप इराक वगैरह देख लो, सऊदी अरब जैसे देश देख लो, ये कहीं ना कहीं कंपटीशन के कारण क्या होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ खतरे बने रहते हैं, ठीक है। इमारती लकड़ी, तेल संसाधन जो है ये हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं। पेट्रोलियम पर नियंत्रण बनाने का प्रयास जो है वो हमेशा से किया जाता रहा है, क्योंकि अमेरिका जैसे देश, यूरोप के ब्रिटेन जैसे देश जो है, ये देश हमेशा से चाहते हैं कि पेट्रोलियम वाले जो खाड़ी देश है, कहीं ना कहीं इन पे इनका नियंत्रण बना रहे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके पास संसाधन है। खाड़ी देशों के तेल संसाधन जो है इसको भी हथियाने का प्रयास किया गया। सऊदी अरब जो है दुनिया में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। फिर इराक आता है, इन पे भी कहीं ना कहीं इनके संसाधन हथियाने की कहीं ना कहीं कोशिश हुई है। पानी भी देखें तो एक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जल जो है, जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन नहीं है। तो पानी के बिना जीवन नहीं हो सकता, और विश्व के कुछ हिस्सों में साफ पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। इसलिए जल संसाधन जो है ये भी कहीं ना कहीं एक फसाद की जड़ बन सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी कहा जाता है कि तीसरा जो विश्व युद्ध होगा वो जल के कारण ही होगा, जिसको जल युद्ध कहा जाएगा, ठीक है। जल संसाधन के जो नज़दीकी देश हैं वो उसका दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि जो नज़दीकी देश है जिनको जल आसानी से मिल जाता है, उसको उसकी वैल्यू नहीं होती, इसकी कदर नहीं होती, तो उसका दुरुपयोग करते हैं। लेकिन जो दूर के देश हैं उनको वो जल मिल नहीं पाता, तो कई तरह की समस्याएं हैं, ठीक है। तो ये सारे संसाधन हैं, और संसाधनों को लेकर राजनीति होती है। ताकतवर देश जो है वो चाहते हैं कि जो संसाधन वाले देश हैं वो कहीं ना कहीं उनके कब्जे में रहें, या फिर उनकी बातें माने, ठीक है। वो उस पर अपना अधिकार जताना चाहते हैं, अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, और ये सदियों से चला आ रहा है। पानी को लेकर कई हिंसक झड़प भी हुई है। एग्जाम्पल आपके सामने है, 1950-1960 के दशक में इजराइल, सीरिया, जॉर्डन के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। तुर्की, सीरिया, इराक के बीच में भी फरात नदी के जल को लेकर विवाद हुआ था। तो जल को लेकर विवाद जो है वो होता ही रहा है। आगे देखते हैं, रियो सम्मेलन जो है, जो पृथ्वी सम्मेलन था जिसको अर्थ समिट भी कहते हैं, इसमें ये बात खुलकर सामने आ गई थी कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं इसके सामने अलग अलग तरह की समस्या और चुनौतियां हैं, ठीक है। अब ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध क्या है, मैं आपको आगे समझाऊंगा डिटेल में। उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं ना, ये विकसित और धनी देश हैं, ठीक है। और जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं ये गरीब देश हैं और विकासशील देश हैं। तो इनके सामने समस्या जो है अलग तरह की। देखिए, ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी को मैं बीच में से दो हिस्सों में बांट देता हूँ इस तरीके से। ऊपर का जो है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, ठीक है। नीचे का जो है ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा।
अब उत्तरी गोलार्ध के देश की जो समस्या है वो अलग है, दक्षिणी गोलार्ध के देश जो है इनकी समस्या जो है अलग है। अब समझिए थोड़ा, उत्तरी गोलार्ध में जो देश हैं वो धनी देश हैं, विकसित देश है, ये यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है, औद्योगिकरण यहाँ पे पहले ही हो चुका है, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाले यानी जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं, ये गरीब देश हैं, ये विकासशील देश हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं औद्योगिकरण की जरूरत है, यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी विकास करने की जरूरत है, ठीक है। तो इन दोनों पूरे गोलार्ध को देखें तो दोनों गोलार्धों के देश हैं, इनकी समस्याएं जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो ये आपको समझना था। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं इनकी जो मुख्य चिंता है वो क्या है, इनकी मुख्य चिंता है कि ओजोन परत में जो छेद हो रहा है इसको कैसे सुलझाया जाए, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो है इसको कैसे सुलझाया जाए, ठीक है। इनके सामने यही समस्या है क्योंकि ये विकसित है, इनके पास ऑलरेडी सब कुछ है, सारे संसाधन है, तो इनके सामने ये समस्या ही है। लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं इनकी चिंता अलग है क्योंकि देखिए यहाँ पे गरीबी है, यहाँ पे आर्थिक विकास की कमी है, तो इनके सामने समस्या ये है कि आर्थिक विकास कैसे किया जाए, गरीबी को कैसे ख़त्म किया जाए, ठीक है, पर्यावरण का प्रबंधन कैसे हो, मैनेजमेंट कैसे हो, ये सारी समस्या है। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और जो वानिकी है इससे रिलेटेड कुछ नियमाचार निर्धारित हुए, यानी जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था इसमें जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड कुछ नियम बनाए गए थे, जैव विविधता से रिलेटेड कुछ बातें की गई थी, ठीक है। तो क्या है इसे समझते हैं। इसमें एक एजेंडा 21 सुझाया गया था, पेपर में आपके एजेंडा 21 आता है, ठीक है। एजेंडा 21 के रूप में कुछ आपको उपाय बताए गए थे, जैसे कि क्या है इसमें, इस सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी थी कि आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। देखिए आर्थिक विकास करो लेकिन ऐसे आर्थिक विकास करो जिससे कि जो पर्यावरण है उसको नुकसान ना पहुंचे। इसे टिकाऊ विकास का तरीका कहा गया था। इसकी ना आलोचना भी हुई थी। आलोचना क्यों हुई थी, क्योंकि एजेंडा 21 जो है इसका झुकाव जो है वो पर्यावरण संरक्षण की तरफ कम है, बल्कि आर्थिक विकास की तरफ, आर्थिक वृद्धि की तरफ ज़्यादा है। अब आप ये समझिए कि जो अर्थ समिट हुआ था या रियो सम्मेलन हुआ था वो मेनली किस चीज़ को लेकर हुआ था, पर्यावरण को लेकर हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पर्यावरण की बातें थोड़ी कम दिख रही थी और आर्थिक विकास की बातें ज़्यादा दिख रही थी, तो इसीलिए इसकी कुछ आलोचना भी की गई है। अब एक टॉपिक है जो कि आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, विश्व की साझी संपदा। आपके पेपर में आया हुआ है, कई बार शॉर्ट में पूछ लेते हैं। तो देखिए साझी संपदा जो है ऐसे संसाधन को कहते हैं हम जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का या पूरे ग्रुप का अधिकार होता है, ठीक है, इसको साझी संपदा कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपके सामने है, जैसे कि मान लो कोई जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में जो चूल्हा होता है वो सभी का होता है, ठीक है। या अच्छा एग्जांपल है चरागाह जो होता है वो सभी के लिए, कोई भी अपने जानवरों को वहाँ पे चरा सकता है। मैदान जो होते हैं वो सबके लिए होते हैं, ठीक है, साझी संपदा है। कुआं जो होता है वो भी साझी संपदा है, उसका यूज़ कर सकते हैं। नदी जो है वो भी साझी संपदा है, उसका कोई भी यूज़ कर सकता है। तो ये कुछ साझी संपदा होती है। अब बात करेंगे वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत। जिस तरीके से अभी हमने साझी संपदा पढ़ा है, ऐसे ही दुनिया में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसी जगह है जो किसी एक के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उस पर सबका अधिकार है, इसीलिए इसको वैश्विक संपदा कहते हैं या फिर इसको मानवता की साझी विरासत कहते हैं, ठीक है। विश्व के कुछ हिस्से, कुछ क्षेत्र हैं ऐसे होते हैं जो किसी एक देश के क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, इसलिए इनका जो प्रबंधन होता है यानी इसका जो मैनेजमेंट होता है वो साझे तौर पे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम वैश्विक संपदा बोलेंगे या फिर इसको मानवता की साझी विरासत कहेंगे। अब इसके एग्जाम्पल आपके पेपर में पूछ सकते हैं, ये एग्जाम्पल आपको याद रखने, जैसे वायुमंडल है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बाहरी अंतरिक्ष जो है, अंटार्कटिका जो हो गया, समुद्री सतह जो हो गया, ये सब क्या है, वैश्विक संपदा के तहत आ जाते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट है आपके सामने, ये पेपर में आया हुआ है कि बताइए वैश्विक संपदा जो है इसकी सुरक्षा के लिए कुछ संधियाँ हुई है, वो संधियाँ आपको बतानी है। तो 3 मेन संधि हैं, एक हुई थी अंटार्कटिका संधि, एक हुई थी मॉन्ट्रियल न्यायाचार संधि और एक हुई थी अंटार्कटिका पर्यावरण न्यायाचार संधि। तो ये तीनों संधि आपको याद रखनी है। अगला है, ये इंपॉर्टेंट है, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी। बहुत ही आसान है और ये पेपर में सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो वो यही पूछा जाता है कि बताइए साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी से क्या अभिप्राय है। तो देखिए पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के रवैये में अंतर है। मैंने आपको समझाया था ना कि पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट दिया था, उत्तर वाले देश और दक्षिण वाले देश। यहाँ के जो देश है ये विकसित है, धनी है, नीचे के जो देश हैं ये गरीब हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका समस्याएं अलग थी। तो यहाँ पे देखिए पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों का जो रवैया है ना उसमें अंतर है। उत्तरी गोलार्ध के जो विकसित देश हैं इन्होंने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया क्योंकि औद्योगिकरण यहाँ पे हुआ, उद्योग इन्होंने लगाए, खूब धुआं फैलाया, ठीक है, पर्यावरण में खूब पोल्यूशन फैलाया। सब कुछ करने में जिम्मेदारी किसके, उत्तरी गोलार्ध के देशों की ज़्यादा है। तो उत्तरी गोलार्ध के जो विकसित देश हैं ये पर्यावरण को लेकर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में पर्यावरण आज मौजूद है। जैसे देखिए आज 2023 है, जैसे मान लीजिए
तो आज के समय में पर्यावरण जैसा मौजूद है ये बिल्कुल उसी तरीके से बात करना चाहते हैं, ठीक है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो ये पॉल्यूशन हुआ है या जो पर्यावरण में समस्याएं हुई है उसका जिम्मेदार भी ये उत्तरी गोलार्ध के देश हैं, लेकिन ये इस चीज़ को भूल जाते हैं। ये कहते हैं कि आज जैसा पर्यावरण ना उसके अकॉर्डिंग ही जो भी करना है आज के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। जबकि जो दक्षिण गोलार्ध के देश है ना वो ऐसा नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये देश क्या चाहते हैं उत्तरी गोलार्ध वाले कि पर्यावरण संरक्षण जो है इसमें हर देश की बराबर की जिम्मेदारी हो, ठीक है, बराबर की जिम्मेदारी। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील देश चाहते हैं कि पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान विकसित देशों ने पहुंचाया है, क्योंकि भाई जो विकसित देश है इन्होंने ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो ऐसे में जो ज़्यादा जो नुकसान की भरपाई करेगा वो भी विकसित देश ही करेंगे ना। तो यहाँ पे समस्या आ रही है, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या है कि जो जो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं उन्होंने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन वो इस चीज़ को भूल कर सबकी बराबर की जिम्मेदारी कह रहे हैं। लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध के देश है वो कहते हैं कि ज़्यादा नुकसान उत्तर वालों ने पहुंचाया है तो ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए, बराबर की क्यों होनी चाहिए। तो यहीं पे बात आती है। लेकिन यहाँ पे एक बात तो क्लियर है, देखिए जिम्मेदारी जो है वो दोनों की है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों की जिम्मेदारी है, ये तो क्लियर है, यानी साझी जिम्मेदारी है, ठीक है, ये क्लियर है, साझी जिम्मेदारी है, लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी। तो आगे समझिए अलग अलग कैसे। तो विकासशील देश जो हैं अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, यानी विकासशील देशों में अभी अभी तो उद्योग लगाने शुरू हुए हैं, अभी अभी इन्होंने अपना विकास करना शुरू करा है और इन पर प्रतिबंध ना लगाया जाए इनका कहना है। इसी कारणवश 1992 में जो रियो सम्मेलन हुआ था तो इसमें ये प्रस्तावित किया गया था और ये मान लिया गया था कि इस सिद्धांत को ही साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी कहा गया है। यानी कि इन्होंने मान लिया था कि उत्तरी गोलार्ध ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है तो उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी ज़्यादा होनी चाहिए, दक्षिणी गोलार्ध ने कम नुकसान पहुंचाया तो उसकी जिम्मेदारी कम होनी चाहिए, ठीक है। यानी साझी होनी चाहिए परंतु अलग अलग जिम्मेदारी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार, तो UNFCCC, ठीक है, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992, जलवायु के परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ का जो नियमाचार है 1992, इसमें भी यही कहा गया था। क्या कहा गया था कि इस संधि में स्वीकार करने वाले देश अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण के अपक्षय में अपनी हिस्सेदारी के आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी निभाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है UNFCCC जो 1992 हुआ था इसमें भी मान लिया गया था कि जो भी इस संधि में शामिल हो रहे हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, अपनी क्षमता के अनुसार जो पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाया है उसके हिसाब से अलग अलग जिम्मेदारी निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पूरे प्रयास करने हैं। इस नियमाचार को स्वीकार करने वाले देश इस बात पर सहमत थे कि ऐतिहासिक रूप से भी और मौजूदा समय में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा भूमिका जो है वो विकसित देशों की है। विकासशील देशों में अगर देखें प्रति व्यक्ति उत्सर्जन जो है उसकी क्षमता जो है काफ़ी कम है, ठीक है। इस कारण चीन, भारत और अन्य विकासशील देश जो हैं वो क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता से उनको अलग रखा गया है। तो अब यहाँ पे एक शब्द आया क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये क्या है, ये भी आपके पेपर में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी पूछा जाता है। तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ठीक है। इस समझौते में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि इसके तहत औद्योगिक जो देश है ये जो ग्रीन हाउस गैस जो खतरनाक गैस है इसका जो उत्सर्जन है इसको कम करने के लिए कुछ प्रयास करें, कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ये गैस जो है इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए जो जिम्मेदार है वो यही गैसें होती हैं, ठीक है। तो इसका उत्सर्जन जो है वो कम करना चाहिए, इसलिए ये क्योटो प्रोटोकॉल समझौता हुआ था। एक टॉपिक आ जाता है आपके में वन प्रांतर। वन प्रांतर क्या होता है, देखिए ये कुछ पवित्र हिस्से होते हैं। आपने देखा होगा कि आप गांव वगैरह में ज़्यादा होता है, गांव में आप जाओगे तो कुछ जंगल वगैरह होते हैं, कुछ पेड़ होते हैं, तो वहाँ पे कुछ पेड़ों को, कुछ जंगलों को बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे देवी देवताओं का वास है, इसीलिए इसको वन प्रांतर कहा जाता है। और इन वनों को काटा नहीं जाता है, ठीक है। इसकी देखभाल जो है गाँव वाले करते हैं, लोग करते हैं और इसको पवित्र मानते हैं, यहाँ पे पूजा करते हैं। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे राजस्थान में इसको वाणी कहा जाता है, झारखंड में जहेरा थान या सरना कहा जाता है, मेघालय में लिंगदो कहा जाता है, उत्तराखंड में थान या देवभूमि कहा जाता है, केरल में इसको काव कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो पवित्र स्थान होते हैं वन प्रांतर। अब ये जो पवित्र स्थान है, अब बेशक से जो भी मान्यता हो लोगों की, लेकिन इससे एक फायदा है। इससे फायदा क्या है कि वनों का संरक्षण हो जाता है, इनको कटने से बचा लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पर्यावरण के मसले पे भारत का क्या पक्ष है। तो भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल में हस्ताक्षर किए थे। जब क्योटो प्रोटोकॉल आया था तो भारत और चीन जैसे देशों को इसमें छूट दी गई थी, लेकिन बाद में इनको भी शामिल होना पड़ा और ऐसा माना जाता है कि भारत और चीन भी जल्दी ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में आगे नजर आएंगे, क्योंकि ये तेजी से डेवलपमेंट कर रहे हैं। भारत का कहना है कि ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो विकसित देशों की होनी चाहिए, क्योंकि इनका उत्सर्जन जो है काफ़ी ज़्यादा है।
भारत का ग्रीन हाउस उत्सर्जन जो है ये काफ़ी कम है। अगर 2000 तक देखें तो 0.9 टन, और 2030 तक देखें 1.6 टन तक हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण को संरक्षण के लिए उठाए गए कदम। भारत सरकार ने क्या कदम उठाए, तो देखिए भारत ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए या पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ कदम उठाए हैं। कैसे उठाए हैं, क्या क्या करा है, ये देखिए। भारत ने अपनी जो नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी है इसमें बदलाव कर दिया, चेंजेस कर दिए। भारत में स्वच्छ ईंधन को अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, सीएनजी वाली गाड़ियां जो है ये चलाई जा रही हैं। अब तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है उस पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है, 2003 में बिजली अधिनियम पारित किया गया है। तो कहीं ना कहीं हमने काफ़ी बदलाव करने की कोशिश की गई है। ठीक है, और स्वच्छ कोयले के उपयोग को बढ़ावा दिया जाने लगा है। जो बायोडीजल है इसका प्रयोग जो है इसको मंजूरी मिली है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को मंजूरी मिली है। रसोई गैस को प्रोत्साहन दिया गया है। और नेक्स्ट आपका पर्यावरण आंदोलन। तो पर्यावरण आंदोलन समझते हैं। देखिए ऐसे लोग जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं, जो लोग पर्यावरण को हानि से बचाना चाहते हैं, नुकसान से बचाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए, बचाव के लिए कुछ आंदोलन चलाए। ऐसे आंदोलन को ही पर्यावरण आंदोलन कहते हैं हम। ठीक है, ऐसे आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पे भी होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी होते हैं, पूरी दुनिया में भी होते हैं। तो आज पूरे संसार में पर्यावरण आंदोलन जो है एक जीवंत आंदोलन बन चुका है, विविधतापूर्ण आंदोलन है और ताकतवर आंदोलन है। ये आंदोलन जो है अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्दों पे चल रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने है, कुछ देश जैसे कि चिले हो गया, इंडोनेशिया हो गया, भारत हो गया, यहाँ पे वनों की कटाई के खिलाफ आंदोलन चलाए। दक्षिणी गोलार्ध में खनन के खिलाफ आंदोलन चलाए। ऑस्ट्रेलिया में बांध के खिलाफ आंदोलन चलाए। ठीक है, और विभिन्न देशों में जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं इनके खिलाफ आंदोलन चलाए। तो ये पर्यावरण से रिलेटेड कुछ आंदोलन है। दक्षिणी देश जैसे कि मैक्सिको, चिले हो जाएगा, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका, भारत, यहाँ पे वन आंदोलन चले हैं, यहाँ पे वनों की कटाई का खूब विरोध हुआ है। ठीक है, अब एक मूलवासी वाला टॉपिक आपके पेपर में आता है। मूलवासी कौन है? देखिए मूलवासी लोग ऐसे लोगों के वंशज हैं जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से, कई पीढ़ियों से रहते चले आ रहे हैं। फिर किसी दूसरे देश के संस्कृति, जातीय मूल के लोग यहाँ पे आ जाते हैं और इन लोगों को अपना गुलाम बना लेते हैं। मूलवासी आज भी अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार रहना पसंद करते हैं। इनका जो लाइफस्टाइल होता है ना वो एक अलग ही होता है, एक अलग पैटर्न होता है उसका। दुनिया भर में मूलवासी जो लोग हैं ये रहते हैं। इनका रहन सहन, संस्कृति, परंपरा जो है इसमें काफ़ी समानता देखने को मिलेगी। भारत का मूलवासी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का मूलवासी, कहीं ना कहीं आपको इनके बीच में भी समानता देखने को मिलेगी। ये अपनी परंपरा जो होती है उसको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। मूलवासी लोगों से रिलेटेड कुछ आंकड़े हैं। विश्व में माना जाता है कि 30 करोड़ के करीब मूलवासी हैं। फिलीपींस में 20 लाख है, चिले में 10 लाख है, बांग्लादेश में 6 लाख है, उत्तरी अमेरिका में 3 लाख 50,000 हैं, यानी 3.5 लाख हैं। सोवियत में लगभग 10 लाख के करीब है। मूलवासियों की समस्या क्या है और इनके अधिकार? तो देखिए समस्या इनके सामने ये है कि समानता के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है इन्हें, यानी इनको समानता के अधिकार चाहिए। ठीक है, समानता का अधिकार। नेक्स्ट है विकास के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि मूलवासी जंगलों से रिलेटेड जगह पे रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं विकास नहीं होता उस जगह पे। ठीक है, विकास भी इनका अधिकार है, इनको भी विकास मिलना चाहिए। मूलवासी लोगों को स्वतंत्र पहचान की मांग। मूलवासी जो स्थान है, क्योंकि कई बार जंगलों को उजाड़ दिया जाता है तो इनको वहाँ से विस्थापित होना पड़ता है, तो ये इन्होंने मांग की है कि जो स्थान जहाँ पे ये रह रहे हैं वहाँ पे इनका हक होना चाहिए। ठीक है, जंगलों को ना उजाड़ने की मांग करते हैं कि जंगलों को ना उजाड़ा जाए। इनके जीवन में दखल अंदाजी करना कोई अगर करता है तो उसको ये पसंद नहीं करते, तो इनकी मांग रहती है कि इनका जो लाइफस्टाइल है, जो भी ये जीते हैं, इनकी जो परंपरा है उसको इनके अकॉर्डिंग जीने देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान चैप्टर है, एक या दो ही क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा कुछ इस चैप्टर से पूछा नहीं जाता है आपके पेपर में। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।